तो दोस्तों जेट इंजनों को लेके मैं लगातार आप लोगों को कई सारे खबर दे चुका हूँ, जिनमें अब संभावनाएं बना हुआ है कि अमेरिका और भारत के बीच में शायद जेट इंजनों को लेकर डील हो जाए। लेकिन अगर डील नहीं होता है तो भारत के सामने कई सारे ऑप्शन खुला हुआ है। पर दोस्तों अचानक से जेट इंजन के डील को लेके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इंजन डिवीजन के बारे में भी एक खबर आ रहा है। बेसिकली दोस्तों इस खबर के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इंजन डिवीजन F414 डील को अपने पक्ष में चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में जानकारी दिया गया है कि बैंगलोर स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इंजन डिवीजन की तरफ से F414 मतलब अमेरिकी इंजनों को तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के लिए लोकली प्रोड्यूस करने को लेके इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड असल में ये डील अपने लिए चाहता है। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से जब से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का बात को कहा गया है तब से जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भारत में एयरक्राफ्टों के इंजनों को निर्माण करने को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ही देखा जा रहा था। पर वहीं पे दोस्तों कुछ खबरों में यह भी दावा किया जा रहा है कि असल में अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत के किसी गवर्नमेंट ओन सेक्टर के साथ मिलकर अमेरिकी कंपनी जेट इंजनों को निर्माण करे। अमेरिका को इससे डर इस बात का लग रहा है कि इससे भारत के जो गवर्नमेंट ओन कंपनी है वो काफी हद तक टेक्नोलॉजी को हासिल कर लेगा और केवल मात्र इंजनों के मैन्युफैक्चरिंग तक ही रुका नहीं रहेगा बल्कि मैन्युफैक्चरिंग के दरमियान इंजनों के टेक्नोलॉजी को सीखने का भी काम करेगा। फिलहाल दोस्तों अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अपने F414 इंजनों के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर तो हामी भरा जा रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि भारत को 100% टेक्नोलॉजी दिया जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए तो अभी तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक को जेट इंजनों के टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करने को लेकर अनुमति नहीं दिया गया है। आशा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेक्स्ट महीने के जो अमेरिका दौरा है उस दरमियान जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से जेट इंजनों के डील को सिक्योर कर लिया जाएगा और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक को अनुमति भी दे दिया जाएगा। अब दोस्तों देखा जाए तो जनरल इलेक्ट्रिक जैसे कंपनी आशा कर रहा है कि कम से कम भारत से 300 जेट इंजनों का ऑर्डर मिले। और दोस्तों बेसिकली अगर देखा जाए तो F414 जैसे इंजनों का इस्तेमाल भारत अपने तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों के निर्माण से शुरू करके एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन वेरिएंट, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट और AMCA एयरक्राफ्टों के मार्क 1 प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना चाहता है। हालांकि अगर सभी एयरक्राफ्टों के फिलहाल एक्सपेक्टेड ऑर्डर को देखा जाए तो माना जा रहा है कि 300 से भी अधिक इंजनों को भारत के द्वारा परचेज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 2 स्क्वाड्रन मतलब 36 के संख्या में AMCA एयरक्राफ्ट और इसके करीबन 5 प्रोटोटाइपों को निर्माण किया जाएगा, जिसका मतलब है कि 41 एयरक्राफ्ट और 41 एयरक्राफ्टों के लिए 82 इंजन, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए भी लगभग इतना ही संख्या के प्रोटोटाइपों को बनाया जाएगा और कम से कम 45 एयरक्राफ्टों को परचेज किया जाएगा, मतलब करीबन 50 एयरक्राफ्टों के लिए 100 इंजन। जबकि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि ऐसा करीबन 200 एयरक्राफ्ट खरीदा जा सकता है। हालांकि इनिशियली 6 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों का जिक्र किया गया है जो करीब करीब 120 एयरक्राफ्ट होता है और इसे अगर देखा जाए तो इसमें भी 120 इंजनों का आवश्यकता पड़ेगा। अब दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से तो इस ऑर्डर को लेकर काफी अधिक पॉजिटिविटी दिखाया जा रहा है, लेकिन अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन फिलहाल भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को लेकर सही ढंग से तैयार नहीं है। दोस्तों अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक को एक तरीके से ये भी हिदायत दिया गया है कि किसी भी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कॉम्प्रोमाइज ना हो और दूसरी तरफ ये भी बताया गया है कि जेट इंजनों के डील से पहले ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि भारत के द्वारा कितने इंजनों को परचेज किया जाएगा। अब दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत एक स्वदेशी इंजनों को भी बनाना चाहता है और इसमें भी जनरल इलेक्ट्रिक भूमिका निभाना चाहता है। स्वदेशी इंजनों को तो लेके बताया जा रहा है कि कम से कम ऐसे 500 इंजन भारत बना सकता है। हालांकि अमेरिका टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने को लेकर जिस तरीके से आनाकानी दिखा रहा है, इससे मुझे नहीं लगता है कि 110 किलोमीटर थ्रस्ट वाले इंजनों के प्रोजेक्ट में अमेरिका किसी भी तरीके से कोई भी पॉजिटिविटी बना पाएगा। अब दोस्तों अमेरिका के सामने मुश्किल ये है कि अमेरिका भारत को जेट इंजनों के जो ड्राई सेक्शन है उसके टेक्नोलॉजी और कोर के टेक्नोलॉजी देना नहीं चाहता है। अमेरिका केवल मात्र इसके वेट सेक्शन के टेक्नोलॉजी मतलब आफ्टर बर्नर के टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। हालांकि भारत की तरफ से अब अतिरिक्त जेट इंजनों के ऑर्डर को देने का बात कहा गया और ये कहा गया है कि अगर पुराने शर्तों में बदलाव करके वेट सेक्शन के साथ ड्राई सेक्शनों के भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया जाता है तो शायद भारत जेट इंजनों के डील के तहत आगे ना बढ़े। पर दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फिलहाल जेट इंजनों के डील को इसलिए चाहता है क्योंकि अगर F414 इंजनों को भारत के द्वारा परचेज किया जाता है तो इसके मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इंजन डिवीजन को मिलेगा। और दोस्तों इससे एक तरीके से ये जो इंजन डिवीजन है अपने आप को सेल्फ रिलायंस के तहत मतलब आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत भी मजबूत कर सकेगा। हालांकि दोस्तों इस तरीके के जेट इंजनों के टेक्नोलॉजी से भारत खाली सेल्फ रिलायंस से नहीं होगा बल्कि भारत में जॉब क्रिएशन भी होगा। ऐसे बड़े मात्रा में इंजनों को भारत लगातार इस्तेमाल करेगा और लगातार इन इंजनों को भारत के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे कि एक बड़े सेक्टर में जॉब क्रिएशन होगा और भारत में जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। पर दोस्तों अगर जेट इंजनों के खाली टेक्नोलॉजी और जॉब क्रिएशन के लिए ही कॉम्प्रोमाइज करके अमेरिका के साथ जेट इंजनों के तहत आगे बढ़ा जाता है तो ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से दोगलापन अपनाता है इससे ये नहीं कहा जा सकता है कि अमेरिका आने वाले समय में धोखा नहीं देगा। भारत को सबसे पहले अपने भविष्य को भी सिक्योर कर लेना पड़ेगा ताकि भविष्य में भारत के अमेरिका धोखा ना दे सके। और रहा बात जेट
जेट इंजन के टेक्नोलॉजी और जॉब क्रिएशन का बात, तो अगर अमेरिकी F414 इंजनों के तहत भारत आगे नहीं बढ़ता है तब भी भारत को जेट इंजन चाहिए, और भारत किसी अन्य देश से भी अगर इंजनों को परचेस करता है तब भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत ही इंजनों को परचेस किया जाएगा। और दोस्तों अगर भारत में जेट इंजन बनता है तो जॉब क्रिएशन तो अवश्य होगा, चाहे वो F414 बने, सैफ्रॉन के इंजन बने या फिर रोल्स रॉयस के इंजन बने। अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जेट इंजनों को लेके अपने प्रयास चला रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डॉनियर DO-228 एयरक्राफ्टों के बेस पे सी प्लेन बनाने को लेके भी एक प्रस्ताव रखा है, और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि फिलहाल नेवी के अप्रूवल का इंतजार है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सी प्लेन असल में एयरक्राफ्टों के उन वेरिएंटों को कहा जाता है जो समुद्र के पानी के ऊपर या फिर कहे तो किसी भी बड़े लेक के पानी के ऊपर उतर सकता है और वहीं से ही ये टेक ऑफ कर सकता है। मतलब अगर किसी क्षेत्र में एयरपोर्ट या लैंडिंग ग्राउंड नहीं है और वहाँ पे पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, तो वहाँ पे एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल किया जा सकता है। और डॉनियर DO-228 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ऑलरेडी इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए बनाया जा चुका है और लगातार ये इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए बन रहा है। डॉनियर DO-228 एयरक्राफ्टों के कई सारे वेरिएंटों को अब तक बनाया गया है, जिनमें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से शुरू करके एयरलाइनर, इवन एयर सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट तक शामिल है। अब डॉनियर के ये नया वेरिएंट के प्रपोजल तो दिया गया है, लेकिन दोस्तों इसमें आखिरी मोहर असल में इंडियन नेवी की तरफ से लगाना होगा। और रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी के द्वारा एक बार इसे अप्रूवल देने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डॉनियर DO-22 एयरक्राफ्टों के और एक वेरिएंट को बनाएगा। दोस्तों इस तरीके के वेरिएंट को बनाने के लिए एयरक्राफ्टों में कई सारे तब्दील करना पड़ेगा, जिनमें एयरक्राफ्टों के लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए लैंडिंग गियर की जगह में फ्लोटिंग गियर को लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों इस तरीके के सी प्लेन का आवश्यकता तो इंडिया को कई सारे कामों में है, जिनमें कनेक्टिविटी से शुरू करके मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऐसे सी प्लेन का इस्तेमाल सर्च एंड रेस्क्यू में सबसे अधिक होता है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ साल पहले भारत की तरफ से ऐसे ही सी प्लेन खरीदने को लेके एक इरादे का जिक्र किया गया था, जिनमें जापान के जो US-2 एयरक्राफ्ट है, मतलब एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है, उसे चुना भी गया था। और दोस्तों कुछ कारण की वजह से भारत इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आगे नहीं बढ़ सका, जबकि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कारण के रूप में यहाँ पे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ही सबसे बड़ा बाधा बन रहा है। हालांकि अब जापान की तरफ से कई तरीके के हथियारों को अन्य देशों को बेचने का इरादा बनाया गया है, तो हम आशा कर सकते हैं कि शायद भारत और जापान मिलकर US-2 एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए। पर दोस्तों यहाँ पे डॉनियर एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही प्रचलित ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कई सारे देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल इसका मैन्युफैक्चरिंग का काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही कर रहा है। दोस्तों डॉनियर DO-22 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, DRDO और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किया जाता है। एयरक्राफ्टों के अगर फीचर को देखा जाए तो ये एयरक्राफ्ट 19 पैसेंजर वाला एयरक्राफ्ट है और इसे ऑपरेट करने के लिए 2 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है। 2 इंजन से लैस ये जो एयरक्राफ्ट है ये करीब 413 किलोमीटर पर आवर के अधिकतम रफ्तार से उड़ान भर सकता है, जबकि इसका रेंज 396 किलोमीटर है। हालांकि इसके फेरी रेंज करीब 2363 किलोमीटर है और ये 10 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। 7500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई में जाने का क्षमता वाला ये जो एयरक्राफ्ट है ये कई तरीके के इक्विपमेंटों से लैस हो सकता है। और दोस्तों इस वजह से अगर इन एयरक्राफ्टों को एक सी प्लेन में कन्वर्ट किया जा सकता है तो ये कई सारे काम को अंजाम दे सकेगा, जिनमें उन आइलैंडों के लिए भी ये उपयोगी होगा जहाँ पे किसी भी तरीके के एयरफेस या एयर स्ट्रिप नहीं है। मतलब ऐसे आइलैंड जो केवल मात्र पानी के रास्ते से भारत के साथ जुड़ा हुआ है, उन आइलैंडों को हवा के माध्यम से भी भारत के अन्य हिस्सों के साथ इन एयरक्राफ्टों के द्वारा जुड़ा जा सकेगा। हालांकि वहीं पे अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी और भारत के कुछ अन्य संस्थाओं की तरफ से भी ऐसे सी प्लेनों का तलाश किया जा रहा है, जो एक तरीके से डॉनियर DO-22 एयरक्राफ्टों के सी प्लेन में कन्वर्ट होने की संभावनाओं को और बढ़ा रहा है।